जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, तो वहीं किसान और खाप भी अब समर्थन में आ चुके हैं। तो वहीं दिल्ली में पहलवानों के धरने का 5वां दिन आज है। खाप, पंचायत और किसान जंतर मंतर पहुंचेंगे। लगातार पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, खापों की तरफ से, किसानों की तरफ से भी। और अलग अलग जिलों की खाप पंचायतें अब राजधानी दिल्ली का रुख कर रही हैं, क्योंकि जंतर मंतर पर इस समय पहलवानों का प्रदर्शन चल रहा है। और पहलवानों के समर्थन में एक तरफ जहां पर सभी किसान भी उतर आए हैं, तो वही खाप पंचायतें भी अब किसानों के साथ इस खिलाड़ियों के समर्थन में उतर आए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि जंतर मंतर पर आज 5वां दिन है खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन का। और इस धरने प्रदर्शन के दौरान जो है आपको बता दें कि आह्वान भी किया गया था खाप पंचायतों से, किसानों से, कि आप हमारे साथ आइए, हमारे प्रदर्शन में आप शामिल होइए, हमारी आवाज आप बनिए। तो वहीं अब कहीं ना कहीं समर्थन जो है वो दे दिया गया है। तो चलिए एक और बड़ी जानकारी दे दें आपको। महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त रवैया इख्तियार कर रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। जी हां, कल मामले में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सख्त हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि खिलाड़ी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब भी मांगा है कि जवाब दिया जाए कि जब शिकायत दी गई थी तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग जो है वो खिलाड़ियों की तरफ से की जा रही है। महिला पहलवानों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है, और सख्त इसलिए क्योंकि पहलवान लगातार धरना दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पहलवानों ने रुख किया, क्योंकि देश के लिए जब पहलवान खेलते हैं विदेशों में जाकर, उसके बाद अगर देश में आकर भी अपने देश में अपने न्याय के को लेकर उन्हें संघर्ष करना पड़े तो कहीं ना कहीं नहीं लगता। तो हमारे साथ हमारे आउटपुट हेड कमल कौशिक और साथ ही बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। सबसे पहले कमल कौशिक, देखिए जिस तरीके से पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। जी बसंत, एक बार मैं सीधा प्रवीण अत्रे साहब को इस चर्चा में जोड़ना चाहूंगा। उनका भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, उनसे हम बातचीत करेंगे इस मसले को लेकर। प्रवीण अत्रे जी, पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, हर खबर को आप बहुत गहराई से पढ़ते हैं, ज्ञान का भंडार आपके पास, लेकिन खिलाड़ियों के इस मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो राजनीति भी शुरू हो गई, और राजनीति शुरू तो होगी ही, विपक्ष को तो मौका चाहिए, लेकिन दूसरी ओर खुद बजरंग पुनिया ने भी कहा था कि अब तो राजनीतिक पार्टियों को भी समर्थन देना होगा। खापें हरियाणा से अब जा रही हैं, यूपी की कुछ खापें भी जा रही हैं, और किसान संगठन भी, राकेश टिकैत से मेरी बातचीत हुई थी कुछ देर पहले ही, और गुरनाम चढ़ूनी से भी। नरेश टिकैत जा रहे हैं और गुरनाम सिंह चढ़ूनी कल जा रहे हैं, क्या कहेंगे इन सब पर आप? देखिए कमल, पहली बात तो यह है कि हमारी राजनीति के अंदर कुछ विघन संतोषी किस्म के लोग, जिन लोगों का एकमात्र उद्देश्य केवल ये है कि किसी भी तरह का विघन हो और उसमें वो संतोष महसूस करे। तो जिन लोगों के आपने नाम लिए, चाहे वो गुरनाम चढ़ूनी हो, चाहे वो टिकैत साहब हो, चाहे वो सत्यपाल मलिक जी हो, इनके बारे में तो पूरा देश जानता है और पूरा देश इनकी असलियत को पहचान चुका है। लेकिन जहां तक बात है खिलाड़ी, देखिए जो कमेटी बनाई गई, कमेटी की रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी भी सार्वजनिक मंच से 2 बार कह चुके हैं। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई पे क्या कहा वो बहुत महत्वपूर्ण। खिलाड़ियों का ऐतराज ये था कि उन्होंने कंप्लेंट दी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं। ठीक है, दिल्ली पुलिस ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट कहा कि सभी पक्षों की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करना उचित है। अगर माननीय कोर्ट चाहते हैं कि पहले एफआईआर दर्ज कर ली जाए तो उसके लिए पुलिस तैयार है। ये पुलिस ने कोर्ट के अंदर कहा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी? वो ये कि माननीय सुप्रीम कोर्ट सभी तथ्यों को देखने के बाद ही इस पे कुछ कहेंगे। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रहा है कि जो दोनों पक्ष हैं, दोनों पक्षों की बातें जब सामने आ जाएंगी उसके बाद इसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। जब कोर्ट, जो देश का सर्वोच्च न्यायालय है, जब वो ये बात कह रहा है, तो मुझे लगता है इसके बाद फिर आपके या मेरे कहने के लिए कुछ बचता नहीं। ठीक है, केवल ढींगरा साहब के पास बहुत कुछ होगा मुझे लगता है। केवल ढींगरा साहब भी जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। ढींगरा साहब, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा गए, उड्डयमान साहब गए, और कांग्रेस के नेता भी सपोर्ट कर रहे हैं खिलाड़ियों को, लेकिन अत्रे साहब को इसमें राजनीति की बू आती है कि राजनीति अब इस मसले पर हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी की अभी शुरुआती, और कल मामले में सुनवाई भी है। जब मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि रिपोर्ट तो आ जाए कमेटी की, उसके बाद कार्रवाई भी हो जाएगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए कमल जी, टूट रहा है, आप ये देखिए कि कहीं कहीं तो ये कुछ कहते हैं, कहीं ये कुछ कहते हैं। आप इस चीज को समझें कि अभी ये कह रहे हैं कि लड़कियां आरोप लगा रही हैं
और हम पहले देखेंगे, समझेंगे, फिर एफआईआर दर्ज करेंगे। पुलिस किसकी है? सरकार की। और दिल्ली पुलिस किसकी है? बीजेपी सरकार की। तो बीजेपी सरकार जो है वो इस बात में एक्शन नहीं लेना चाहती, क्योंकि जो बृजभूषण शरण है वो बीजेपी के संबंधित एमपी भी रहे, मंत्री भी रहे, और उससे अब जो ओलंपिक एसोसिएशन के वहां पे भी रहे, सारे पदों पे हैं। उनको बचाने के लिए ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दरकिनार कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उसको साइड पे रखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। अब बेटियों को बचाने के लिए आप बीजेपी के जो इस तरह के नेता हैं उनसे बचाने की जरूरत है। आप ये तो मानते होंगे ना, एक कानूनी प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है। पूरी दिल्ली पुलिस क्यों ऐसा करेगी? क्या दिल्ली पुलिस जनता की नहीं? आपने कहा बीजेपी की है, हमें तो लगता है पूरी जनता, पूरी दिल्ली की दिल्ली पुलिस तो इन खिलाड़ियों की भी है। एक प्रोसेस तो होता है ना। अब मान लीजिए किसी नेता पर, आपकी पार्टी के नेता पर मामला दर्ज हो जाए कल को, अब बीजेपी या कोई भी नेता गए, इसको तो गिरफ्तार करके जेल भेजो, क्या जांच नहीं करवाएंगे आप? कमल जी सुनिए ना, ईडी, विजिलेंस, सीबीआई, ईडी सब जगह कैसे सीधे एकदम से जो रेड मारती हैं, उस समय कौन सी एफआईआर दर्ज होती है? उस समय कौन सी कार्रवाई होती है? सीधी जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर किस तरह से सीबीआई ईडी जाती है? उस समय कौन सी एफआईआर दर्ज की बात करते हैं? ये सब ठीक है, इसका जवाब मैं ले लेता हूं। शरारत का मुद्दा है। जिसको फंसाना है उसके लिए फौरी तौर पे जाते हैं, चर्चा को मैं बचाना है उसके लिए इस तरह के बातें करते हैं जैसे प्रवीण अत्रे जी। हमारा इसके पीछे मकसद ये है, जो जनता, जो हमें देख पा रही दर्शक, उनके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर। हम चाहते हैं उन सभी सवालों को इस चर्चा में रखें और उन तक वो बात पहुंचे कि बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा में क्या सोच रही है। इसलिए मैं इस चर्चा को शुरू कर चुका था और काफी देर तक मैं करूंगा भी, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। अत्रे साहब ये सीबीआई ईडी को बीच में ले आते हैं और एक बार फिर से लाए कि जो आपके खिलाफ बोलता है, आपकी पार्टी के खिलाफ बोलता है, वहां तो सीबीआई ईडी एकदम से आ धमकती है और उसके बाद जांच भी शुरू हो जाती है किसी ना किसी मामले को लेकर। कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए कि बीजेपी का कोई सांसद हो, बीजेपी का कोई मंत्री हो, उसके खिलाफ ईडी सीबीआई ने पिछले 2-3 सालों में कार्रवाई की हो या फिर वहां पर रेड मारी हो। और इस पूरे मामले पर भी यही कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस एक आम होना चाहिए था उसको खास तौर पर बृजभूषण के लिए बनाकर एफआईआर तक दर्ज नहीं की जा रही। दिल्ली पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, आपकी सरकार पर भी। कि कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। इनकी असम की यूथ कांग्रेस की अध्यक्षा, इनके राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के ऊपर पिछले 15 दिन से लगातार आरोप लगा रही है दुर्व्यवहार की। कांग्रेस ने अभी तक क्या किया? उसमें वो सार्वजनिक मंचों से आरोप लगा रही है, मीडिया में आके आरोप लगा रही है। एक महिला बार बार ये कह रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, लेकिन राहुल गांधी जी चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं? अपने गिरेबान में झांके। बात रही सीबीआई ईडी, देखिए कमल, भ्रष्टाचारियों का टोल लगातार भ्रष्टाचार के बाद बचने का प्रयास कर रहा है और वो बचने के प्रयास में जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर आरोप लगा। जल्दी इस बात को खत्म कीजिएगा ताकि मैं खिलाड़ियों पर के प्रदर्शन पर दोबारा आ सकूं। जी बोलिए सर। जी, लेकिन देश का हर नागरिक जानता है कि कोई भी एजेंसी तब तक कार्रवाई नहीं कर सकती जब तक उसके पास सबूत ना हो, क्योंकि एजेंसी को कोर्ट में जवाब देना होता है कमल जी। एजेंसी की अपनी क्रेडिबिलिटी का स्टेक पे लगी होती है। जी। अगर कोर्ट के अंदर ये साबित हो गया कि एजेंसी ने बिना तथ्यों के कोई कार्रवाई की है तो एजेंसी के साथ कोर्ट क्या करेगी एजेंसी नहीं जानती। लेकिन बार बार ये आवाज उठाने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचारी घबराए हुए हैं, उनको पता है कि इस सरकार के अंदर भ्रष्टाचारी बच नहीं सकते, इसीलिए इस डर ने सभी भ्रष्टाचारियों को ठीक करके रखा। ठीक है अत्रे साहब, इसका जवाब तो आपने दे दिया। मैं एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्या एक संदेश ऐसा नहीं जा रहा? फिर आप खुद सोचिए कि खिलाड़ी बैठे हैं, जंतर मंतर बैठे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि असहाय हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं, सरकार सुन नहीं रही है। ये संदेश जा रहा है जनता के बीच, ये आपकी पार्टी के लिए सही नहीं है और विपक्ष तो फिर इस पर चटकारे लेकर पूरी तरह से निशाने साधेगा आप पर। देखिए, पहली बात तो जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये हम जानते हैं। लेकिन कुश्ती संघ एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। कुश्ती संघ का अध्यक्ष चुन के बनता है, चुनाव होता है, बात वो चुन के अध्यक्ष बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुश्ती संघ से क्या संबंध, क्या लेना देना? लेकिन जो खेल मंत्रालय है उसने बाकायदा संज्ञान लेते हुए इस पे कमेटी बना दी। वो कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। माननीय कोर्ट जो बात कह रही है, दिल्ली पुलिस कोर्ट में जो बात कह रही है, हमें उनको भी विचार करना चाहिए। हम तो खुद कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा
उसके ऊपर कार्रवाई होगी, बच नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि दोषी नहीं बच सकता, ये इस सरकार का चाहे वो ध्येय कोई है। भी हो, चाहे वो ब्रिजभूषण हो, चाहे वो बीजेपी कोई का भी क्यों ना सांसद हो, चाहे नेता हो, ब्रजभूषण हो, कोई कोई भी हो, जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, वो बच नहीं सकता। ठीक है, लेकिन हमें माननीय कोर्ट की टिप्पणी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। जब देश का सर्वोच्च न्यायालय भी बिना दोनों पक्षों को सुने कोई बात नहीं कहना चाहता, तो बतौर प्रवक्ता मैं कैसे कह सकता? आपसे सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं, ज्यादा जिंगरा साहब सोच रहे होंगे इनसे क्यों सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी एनडीए है सत्ता में। ऐसे में एक खिलाड़ी जहां बैठे, सर कभी 5 दिन में ऐसा नहीं लगा कि कोई भी बड़ा नेता बीजेपी का वहां पर जाए, इन खिलाड़ियों को आश्वासन दे, इनके बारे में पूछे कि आप ठीक है? वो कह रहे हैं खाना भी सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, वहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनका नुकसान हो रहा है सर काफी। नहीं, देखिए पहली चीज तो ये है कि देश के खेल मंत्री ने जब ये पहले धरना शुरू हुआ था, उन्होंने बाकायदा खिलाड़ियों से बात की, उनका पक्ष जाना, तभी तो कमेटी बनाई गई थी। मैरी कॉम जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, खिलाड़ियों का पक्ष जानने के बाद ही वो कमेटी बनी। तो जब हमारे अनुराग ठाकुर जी बात करने के बाद, बात सुनने के बाद कमेटी का गठन कर देते हैं, उसके बाद तो हमें कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। तो फिर ये खिलाड़ी ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको सब्र क्यों नहीं है? फिर इनको सब्र क्यों नहीं है? क्यों बैठे हैं यहाँ पर? देखिए, इस विषय में तो जो लोग बैठे हैं वो बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों बैठे हैं, उन्हें सब्र क्यों नहीं है, ये तो उनका वो बता पाएंगे। क्योंकि बीच बीच में जिस तरह की बातें मीडिया के अंदर मैं देख रहा हूँ, कुछ बातें मीडिया में ऐसी भी चल रही हैं कि इसके पीछे दीपेंद्र हुड्डा साहब खेल रहे हैं, कई तरह की चर्चाएं मीडिया में। पहले था, वो पहले भी ये बात सामने आई थी और ये ब्रिजभूषण ने कही थी ये बात। ठीक है, मैं इस पर सवाल भी ले लेता हूँ, आपने ठीक याद दिलाया। मैं ढिंगरा साहब से सवाल लेता हूँ। ढिंगरा साहब, आपको याद होगा पहले जब प्रदर्शन करने गए खिलाड़ी गए थे, उस टाइम तो फुल सपोर्ट था और पूरा एक मुद्दा छाया हुआ था नेशनल मीडिया पर भी। हम लगातार आवाज उठा रहे खिलाड़ियों की, आप कहेंगे कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम उठा रहे हैं। मुझे बताइए कि जब आरोप लगे थे उस दौरान भी कि दीपेंद्र हुड्डा इस सबके पीछे हैं, ब्रिजभूषण ने ये बात कही थी? इसका कोई मकसद है? पहले की बात बता रहा हूं मैं, अब की बात मकसद सुनिए। जनवरी के अंदर जब वो सभी लोग बैठे थे धरनों पर, उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए थे कि ब्रिजभूषण सिंह महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ यौन शोषण का, और अभी तो उन्होंने ये भी बात कही है कि जो बच्चे 18 साल की उम्र से कम हैं, उनके साथ भी यौन शोषण हो रहा है। तो आप ये देखिए कि पॉक्सो एक्ट लगता है उसके ऊपर, और ये कह रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। अरे भाई, लड़कियां अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हो आप लोग, और आप एक FIR भी दर्ज नहीं करते, आपको इतनी भी शर्म नहीं आती कि अगर लड़की अपने आपको ये कह रही है कि मेरे साथ कुछ गलत काम हुआ है, तो उसके ऊपर आप FIR भी दर्ज नहीं करते, और आप जितने विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर सब बगैर उसके। आप देखिए, अभी थोड़े दिन पहले वाड्रा जी पे हलफनामा दिया है इन्होंने। हलफनामे में ये कहा है कि इस मामले में कोई अनियमितता नहीं जमीन के अंदर, और कब कितनी बार चिल्ला कर ये बात कहते थे वाड्रा जी को जमीन दे दी, वाड्रा जी को जमीन देकर इतने पैसे खा गए, अब फिर क्यों दिया ऐसा एफिडेविट? ये बेशरम लोग हैं। ये भाजपा ऐसी पार्टी है जो अपने आप को भुनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ऐसे लोग हैं जो अपने आप को भुनाने के लिए मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में कुछ भी प्रचार कर सकते हैं। सत्यपाल मलिक जी पुलवामा के बारे में कितना बड़ा सच जो है वो बता रहे हैं। वो उस समय गवर्नर थे वहां पे, और वो जो सच बता रहे हैं कि उनको रोकने के लिए किसने कहा, वो कौन से मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उनको। बसंत, आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे दोनों मेहमान अंतिम सवाल आप करना चाहते हैं दोनों मेहमानों से। बिल्कुल कमल, एक बार प्रवीण अत्रे जी से जवाब ले लेते हैं। इन्होंने बात कही जांच रिपोर्ट की कि जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। अत्रे साहब, देखिए, जनवरी में खेल मंत्रालय की तरफ से भी निगरानी समिति का गठन कर दिया गया था पूरे मामले की जांच को लेकर। रिपोर्ट तैयार करनी थी, 1 महीने का समय था, लेकिन 3 महीने के बाद खिलाड़ी धरने पर पहुंचे हैं। उसके 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जो खिलाड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट का रुख किया 2 दिन के बाद धरने के। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी साहब। इसमें अपने स्तर पर बीजेपी को निपटा देना चाहिए था मामला, तुरंत निर्देश देते कि FIR हो। और जिन खिलाड़ियों ने, अत्रे साहब, ये मांग की है उसमें एक महिला खिलाड़ी 16 साल की है, नाबालिग है, और पोक्सो एक्ट के तहत, पोक्सो एक्ट तो ये कहता है कि डायरेक्ट शिकायत पर FIR होनी चाहिए, उसके बाद जांच का विषय। आप कह रहे हैं कि पहले जांच होगी फिर FIR होगी, लेकिन पोक्सो एक्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले FIR दर्ज होती है उसमें। नहीं, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। हाँ जी।
जब दिल्ली पुलिस ने कल माननीय कोर्ट को ये कहा कि अगर कोर्ट कहे तो हम पहले एफआईआर दर्ज कर लेते हैं, तो माननीय कोर्ट ने क्यों नहीं आदेश दे दिए कि आप पहले एफआईआर दर्ज कीजिए? ठीक है, आप कोर्ट से बड़े तो नहीं है, नहीं, मैं कोर्ट से बड़ा तो नहीं हूँ, नहीं, वो बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट से बड़े ठीक है, हैं। जब ठीक है, माननीय कोर्ट ये लेकिन बात कहने को रिपोर्ट तैयार अत्रे है, साहब पहले आ जानी चाहिए थी। 1 महीने का समय था रिपोर्ट को लेकर, 1 महीने में रिपोर्ट आनी चाहिए। जो कमेटी है, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट, जैसा कि मीडिया से जानकारी प्राप्त हुई है, जो कमेटी के सदस्य है उन्होंने बता दिया कि उन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दी। अच्छा, अब वो रिपोर्ट जो है, जो उसका अध्ययन करके उसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई हो। तो सार्वजनिक हम तो कर देना चाहिए था रिपोर्ट को, लेकिन मेरा सार्वजनिक केवल रिपोर्ट ये नहीं की सवाल गई है। है कि माननीय कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी अगर मैं या आप इस तरह के सवाल करेंगे, नहीं। तो मुझे लगता है कि हम कोर्ट को भी इग्नोर कर रहे हैं। सर, हम जो सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट को इग्नोर कहेगा कर रहे वो हैं। तो सर्वमान्य होगा। कोर्ट तो का कोर्ट हर ने एक कह दिया फैसला, ना भाई, कोर्ट का हर ने तो एक कहा नहीं कि आप एफआईआर दर्ज करो, कोर्ट ने तो नहीं कहा ना। नहीं, कोर्ट तो ये कह रहा है कि दोनों पक्षों को जाके जब तथ्य सामने आएंगे उसके बाद कोर्ट है उसके ऊपर अपनी बात कहेगा। नहीं, कोर्ट तो ये कह रहा है। अत्रे साहब, मैं सवाल को थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। सवाल ये है कि इतनी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये धरना प्रदर्शन, क्यों ये दिल्ली पुलिस की किरकिरी, और क्यों सुप्रीम कोर्ट तक जाना इन खिलाड़ियों का? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी नहीं आनी थी, सरकार ने अपने स्तर पर सब कुछ क्यों नहीं किया? क्यों इन खिलाड़ियों को नहीं समझाया कि आप छोड़िए हम, क्योंकि अल्टीमेटली सर एंड में सरकार को ही करना, विपक्ष कुछ नहीं करेगा ना, हम करेंगे ना सुप्रीम कोर्ट, करना सरकार को है, खेल मंत्रालय को करना है। जब कमल जी एक बात बताएं, जब अपनी शिकायत दी गई, धरना प्रदर्शन जब शुरुआत में हुआ, शिकायत दी गई, तो सरकार ने तुरंत कमेटी बनाई। जी बिल्कुल, सरकार भी तथ्यों की जांच के लिए, हर पक्ष के तथ्यों को परखने के लिए एक कमेटी बनाना जरूरी था। सरकार तो यही करेगी ना कि कमेटी बना दी, कमेटी अब अपनी रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यही ढंग होता है काम करने का। ठीक है, किसी ने आरोप लगा दिया तो आप दूसरे पक्ष को भी तो पूछोगे ना, उसके भी तथ्यों को देखोगे, इसी पर जिन्हें आरोप लगाया उनके तथ्यों को भी देखेंगे, और दोनों के तथ्यों को देखने के बाद जो दोषी पाया जाएगा ऐसा होना चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए, हर मामले में होनी चाहिए। हम भी कह रहे हैं ढींगरा साहब, होनी नहीं चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। अंतिम सवाल आपसे, अंतिम रिएक्शन आपका ढींगरा साहब। देखिए, ये सरकार पूर्ण रवैया है, और प्रवक्ता बेचारे क्या करें, प्रवक्ता को तो बीजेपी प्रवक्ता को तो उनकी एक तरह से बात रखनी है जो बीजेपी सरकार कर रही है, लेकिन प्रवक्ता बेचारे हैं। एक बात कांग्रेस प्रवक्ता हालात इस समय बहुत दयनीय है। ये क्यों नहीं बीबी श्रीनिवास के ऊपर कोई कार्रवाई कर लेते हैं? अपनी पार्टी स्तर पर कार्रवाई कर लीजिए। अगर आप कानून में कार्रवाई नहीं कर सकते, अपनी पार्टी स्तर पर कर लीजिए। वहाँ तो आप चुप्पी साधे बैठे हैं, वहाँ तो आपको समझ रहा हूँ कि आपको तो उसको तो आप नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने कमेटी बना दी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, हम कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट में दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये तो बड़ा स्पष्ट है। ठीक है, अत्रे साहब सुन लेते हैं, अत्रे साहब सुन लेते हैं, फिर विपक्ष की आवाज आप दबा रहे हैं, फिर वो कहेंगे सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। का प्रयास कर रहे हैं। ढींगरा साहब को सुन लेते हैं, बहुत कम बोलिए। कोर्ट से बड़ा क्यों मैं मानने की कोशिश कर रहे हैं? एक बार सुन लेते हैं ढींगरा साहब, बोलिए ढींगरा साहब, खुलकर बोलिए। नहीं, ढींगरा जी को ढींगरा जी को तो ना तथ्यों का पता होता है, ना जानकारी होती है। इनका केवल क्या दर्द है, क्या दर्द है अत्रे साहब को बताइए? वो तो ठीक ठाक है, लगातार पिछले उनका स्वास्थ्य भी ठीक है, क्या दर्द है उनका? इनको मुंह पे चुराया, इनके तपाचा मार देती है। तो ढींगरा जी की स्थिति तो बड़ी विकट है। ढींगरा जी की स्थिति बड़ी विकट है। ढींगरा जी ने तो हुड्डा साहब का गुणगान करना है, ढींगरा साहब ने बिना तथ्यों के सरकार की आलोचना करनी है, साहब को गुणगान दरकिनार करना है, ढींगरा साहब से बात करनी है। बड़ी विकट स्थिति में है ढींगरा साहब। आज बहुत शांति से बोल रहे हैं ढींगरा साहब, बहुत शांति से बोल रहे हैं आज। बोलिए ढींगरा साहब। अत्रे जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ बोलने के लिए है क्या? अच्छा, इनकी हालात जो है बता रहे हैं, ये इनको पार्टी का एक नेटवर्क में नहीं है ढींगरा साहब, आप लग रहा है। सुनिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक ह्यूमन आदमी, ठीक है, बोलिए। ये कह रहा हूँ, एक ह्यूमन आदमी, उसको ये समझना होता है कि इतना बड़ा कांड हो रहा है, उसके बारे में ये है जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हानि लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी,
उस दिन जीवन से मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी। मित्रों, जिस दिन मैं अपने जीवन की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। और आपने सुना बृजभूषण, एक बड़ी खबर वसंत, एक बड़ी जानकारी। और जैसे ही हम चर्चा कर रहे थे अभी, और इसी बीच बृजभूषण बीच में आते और एक गीत गाते और अपनी ओर से अपनी बातों को बताते हैं। इससे पहले कि और बातें कही जाए और बातें बोली जाए, एक बार फिर से हम सुनवाना चाहते हैं, हमारे दर्शक जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं, मैं उनको फिर से सुनाना चाहता हूं कि आखिरकार बृजभूषण इस पूरे मसले पर जो इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, उस पर गीत गाकर क्या कह रहे थे, एक बार फिर से सुन लें। क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। तो आपने सुना कैसे बृजभूषण अपनी सफाई पेश करता नजर आ रहा है कि बातों में इसने बहुत की बातें कही हैं, और उन बातों पर गौर करें तो इसमें एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं अपनी तरफ से ये सफाई पेश की गई है कि संघर्ष करते रहेंगे, और जो लांछन लगे हैं, जो आरोप लगे हैं, उस पर भी ये सफाई थी बयान के आधार पर। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया है और सीधे सीधे एक बड़ी बात कही है कि संघर्ष करते रहेंगे और अपनी ओर से हार मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल कमल हमारे साथ बने हुए हैं। हाँ, और डिगरा साहब, आपने सुना भी बृजभूषण शरण सिंह को? सुना आपने? नहीं, मैं सुन नहीं पाया। गीत भी गा रहे थे अपनी तरफ से और कह रहे थे संघर्ष करते रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से ये गीत गा रहे हैं और संघर्ष करने की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इनके ऊपर यौन शोषण जैसे और जो बच्चे जो हैं 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनके ऊपर भी यौन शोषण के स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं, उनके ऊपर हैं, उसके बाद भी गाना गा सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को बीजेपी सरकार ने खुला छोड़ रखा है। और जिस तरीके से कुलदीप सेंगर हैं, 28 मुकदमे उनके ऊपर है। बीजेपी के नेताओं की बात कर रहा हूँ, ब्रजेश सिंह है, 106 मुकदमे हैं उनपे, धनंजय सिंह है, 46 मुकदमे हैं, राजा भैया 31 मुकदमे हैं, उदय भान सिंह 83 मुकदमे हैं उसके ऊपर, अशोक जो है धनोत है उनके ऊपर 37 मुकदमे हैं, बृजभूषण सिंह के ऊपर 84 मुकदमे हैं जिनकी बात चल रही है। ये इस तरह के जो लोग हैं, ये सारे भाजपा के नेता हैं जिनको भाजपा बचाने में लगी हुई है। आप ये देखिए, अगर ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं कमल, ऐसे झूठे आदमी को आप चैनल पे क्यों जोड़ते हो? राजा भैया का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना? और इनसे पूछे उदय भान का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना, अशोक यादव का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना? इनके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे आप लोग। वो कह रहे कार्रवाई नहीं कर रहे आप। बचाने का काम जो कर रही है उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता कांग्रेस जो है गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, तो राजा भैया कहाँ थे उस वक्त? इनसे पूछिए तो जरा, इनसे एक बार पूछिए जरा। बृजभूषण सिंह जिसके ऊपर 84 मुकदमे दर्ज हो, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, तो राजा भैया कहाँ थे? पूछिए इनसे एक बार। चलिए, मुद्दा सर हमारा है नहीं, कुछ भी झूठ बोलते हमारा खिलाड़ियों का मुद्दा। भारतीय जनता पार्टी का नेता बता देते हैं। सुनिए, कोई पाक साफ नहीं है, सब क्या सभी पाक साफ है? जानकारी नहीं है यार, कुछ भी ऐसे झूठे आदमी से क्या चर्चा करोगे? किसी को भी किसी पार्टी का नेता बता रहे हैं।
नहीं, वो कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं कर रही बीजेपी ऐसे। इनसे ये पूछिए कि राजा भैया जो है जब गठबंधन में कांग्रेस उत्तर अरे भाई वो किसी भी पार्टी के हो, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही उन पे? ये पूछिए इनसे कि राजा भैया किसके साथ कमल जी, ये पूछिए इनसे। कमल जी रोके इनको। ये जो बातें कर रहे मैं हैं तो सर आप। ये कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों की बात कर रहे तो ज्यादा बेहतर है। मैं अंतिम रिएक्शन ले रहा था आपका। कमल जी इनको तो- सुनिए, किसको हाँ, नहीं बिल्कुल होगा? झूठ, इनको ना देखिए बताना, दिगरा साहब, बताना, फैक्ट्स के साथ बताना, छेड़छाड़ नहीं क्या करनी क्या वो चाहिए। बताना, ये एक ऐसा बोलिए, प्लेटफॉर्म है, कमल जी सुनिए ये ना। पब्लिक, ये ऐसा नहीं है सर झूठ बोल के आप निकल जाएंगे। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी बात आपने कह दी वो अमर हो गई। सोशल मीडिया का जमाना है, आप ऐसी बात मत करें ना जो तथ्यों पर आधारित ना हो। दिगरा साहब अब आगे बोलिए आप, कमल जी, अंतिम ऐसा है, रिएक्शन ले रहा था देखिए आपका। ब्रिजभूषण सिंह पे 84 मुकदमे दर्ज है ऑलरेडी। अगर ये मुकदमे भी दर्ज हो जाएंगे तो ऐसे नेता को क्या फर्क पड़ता है? वो गाने ही गाएगा, इसको जी। कोई फर्क पड़ता है क्या? लेकिन भाजपा उसको बचाने में क्यों लगी हुई है? जब 84 मुकदमे जिस आदमी पे पहले दर्ज है, उस आदमी को, बीजेपी के एमपी को सरकार बचाने में क्यों लगी हुई है? सरकार की पुलिस क्यों एफआईआर दर्ज नहीं करती? इस बात का जवाब है क्या अत्रे जी के पास? इनकी तो मैं जवाब देता समस्या हूं, कमल, मैं समझता जवाब हूं। देता हूं, इनको इनका- सर तो छोटा बात संक्षेप रखनी में है। जवाब दीजिएगा मुझे, इस दयनीय चर्चा है को यहीं पर देखिए, विराम अरे लगाना क्या हुआ मेरे- चर्चा। मेरे को खुद तरह संक्षेप में इसका जवाब दे एक दीजिए बात आप। सुनिए कमल, एक बात सुनिए। देखिए इन्होंने जिन लोगों का नाम लिया, राजा भैया के ऊपर मुकदमे कब दर्ज हुए थे? जिस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सर, वो सरकार मुद्दा रही, है ही नहीं समाजवादी हमारा। पार्टी। मुद्दे वो पर आए तो मामला ज्यादा कोर्ट के बेहतर। अंदर है। जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं उनमें सरकार क्या करेगी? ठीक है, हाँ, उनमें सरकार कुलदीप का क्या सेंगर के करेगा? खिलाफ भी मामला चल रहा है कोर्ट में मामला, है। वो कोर्ट में जेल में भी है और तो मामला तो चल रहा क्या है। करेगी सरकार? दिगरा कुछ साहब, भी अनाप शनाप बोलते हैं भाई। हाँ, चल कुछ रहा है भी वो बोल मामला, देते हैं। उस पर मैं जाना नहीं चाहता, ज्यादा और समय हो जाएगा सर। अभी मुझे यहीं पर इस चर्चा को विराम देना होगा। आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में जुड़े और खिलाड़ियों की बात आपने की है। उम्मीद करेंगे कि पार्टी अपने स्तर पर कुछ ना कुछ ऐसा करे कि खिलाड़ियों का भला हो, चाहे वो सत्ता पक्ष करे या विपक्ष करे। हम तो यही आस लगाते हैं बसंत, क्योंकि इस पूरे मामले पर नजर हमारी बनी हुई है। ब्रिजभूषण शरण का बयान सुनवाना बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार जाते जाते फिर हम सुनवाएंगे, उसके बाद ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे तो एक बड़ी जानकारी दर्शकों के सामने होगी। बसंत, मैं चाहता हूं कि ब्रिजभूषण शरण का बयान आप दर्शकों को जरूर सुनो। बिल्कुल, एक बार सुनवाते हैं ब्रिजभूषण शरण जो कहते नजर आए, एक बार सुनिए। की समीक्षा करूंगा, क्या खोया क्या पाया, और जिस दिन मैं महसूस करूंगा कि मेरे संघर्ष करने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, जिस दिन मैं महसूस करूंगा मैं लाचार हूं, मैं बेचारा हूं, ऐसी जिंदगी जीना मैं पसंद नहीं करूंगा और चाहूंगा ऐसी जिंदगी जीने के पहले कि मृत्यु मेरे करीब आ जाए। तो सुना आपने कि ब्रिजभूषण शरण सिंह क्या कहते नजर आए। तो कमल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।